मैं तो, मेरे को तो तेल चाहिए ईरान का, वेनेजुला का, मेरे बाप का राज है, जहाँ का तेल चाहिए मैं ले लूंगा। तो लेके दिखा दो ना साहब। आपने खमैनी मार दिया, उसकी बेगम भी मार दी, बच्ची भी मार दी, उसका ये सब मार दिया, क्या लड़ाई बंद हुई? हर रोज आपको टारगेट कर रहा है अमेरिका के बेसिस को, और इजराइल के अंदर जो मिसाइल अब इस्तेमाल कर रहा है उनका निशाना बहुत सटीक है और वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। 50 मेरकावा टैंक बर्बाद कर दिए और 300 इजरायलियों के घायल या मारे जाने की खबर है जो छुपाई जा रही है। सारे बेसिस ठोके हैं अमेरिकन के। कई जगह तो अमेरिकन बेस छोड़ के होटलों में चले गए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को पकड़ के दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बना दिया। एनर्जी लाइफलाइन पकड़ ली है उसने। मुझे तो जितना जल्दी ये लड़ाई खत्म होगी, दुनिया चैन की सांस लेगी, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही रुकेगी। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं चेकमेट हिंदी। मिडिल ईस्ट की जंग एक भयावह मोड़ पर आकर रुकी हुई है। हालांकि कुछ दिनों का पॉज जरूर लगा है, लेकिन अब अमेरिका जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, क्या वो अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि तमाम जो फ्लीट्स हैं अमेरिका की, वो वहां पर पहुंच रही हैं। साथ ही साथ मरीन कमांडोज आ रहे हैं, स्पेशल फोर्सेज यूनिट्स वहां पर आ रही हैं और बहुत तरीके की जो मिसाइल्स हैं उनको दोबारा से रिकलेक्ट किया जा रहा है। अब जंग के क्या हालात हैं, हम चर्चा करेंगे मेजर जनरल जीडी बख्शी सर से और जानेंगे उनसे कि अभी क्या हालात लग रहे हैं। क्या वाकई में अमेरिका इस वक्त अंतिम प्रहार की बात कर रहा है या उसी की तैयारी कर रहा है? क्योंकि ट्रंप साहब का जो आज का बयान आया है वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द वहां से निकलना चाहते हैं। क्या वाकई में निकलना चाहते हैं? जनरल बख्शी से बात करेंगे। जनरल सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद। सबसे पहले सर जय हिंद। जनरल सर, ट्रंप साहब का एक और बयान आया, आपने भी सुना। हाँ। हम जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। क्या अब वो वाकई में अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहे हैं और छटपटाहट है कि जल्दी अगर वहां से नहीं निकले अमेरिका कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो लगातार रिटायर्ड सोल्जर्स हैं अमेरिका के, उनसे उनको परामर्श मिल रहा है कि आप मत करो, दलदल में फंस जाओगे, एस्केलेशन ट्रैप है, जैसे वियतनाम में फंसे थे वैसे ईरान में फंस जाओगे, ज्यादा भीषण लड़ाई होगी। तो उसके चलते वो थोड़ा कतरा तो रहे हैं अगला स्टेप लेने में, दुविधा में वो है, वो साफ दिख रहा है। लेकिन उनकी आदत है कि वो कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स देते हैं टू क्रिएट स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब किसी को समझ ना आए कि आज कुछ बोला, कल कुछ बोला, परसों कुछ बोला, वो कुछ कह रहे हैं, मार्को रूबियो कुछ कह रहे हैं, जेडी वांस चुप्पी साध के बैठे हैं, ठीक है। तो कुछ वो ऐसे कॉन्ट्रा सिग्नल्स दे रहे हैं। जब मार्को रूबियो गए थे G7 तो उन्होंने कहा था हम कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं करेंगे, कहा तो है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है? सारे, जैसे आपने बताया, त्रिपोली मरीन एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप वो वहां पहुंच गया है, ठीक है। उसको रखा है दीगो गार्सिया में ताकि वो मिसाइल की जद में ना आए ईरान के, ठीक है, एंटी शिप मिसाइल्स। और उसके साथ एक क्रूजर, 2 डिस्ट्रॉयर है। अब इसका मतलब वो काफी सारे, हर एक क्रूजर में 112 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होती हैं, हर डिस्ट्रॉयर में 96 ट्यूब होती हैं। वो ट्यूब में कोई 60% में होते हैं टोमाहॉक क्रूज मिसाइल लैंड अटैक, और उसके अलावा होते हैं जो एयर डिफेंस के मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल N1 N6 AGs, जिससे कि आने वाले जहाज़ों, मिसाइलों को टारगेट किया जाता है। तो ये ग्रुप आ रहा है, इसमें कोई 2500 मरीन्स हैं। वहाँ से बॉक्सर ग्रुप आ रहा है, उसके पास भी कोई 2 डिस्ट्रॉयर हैं और एक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। और ये जो है एम्फीबियस असॉल्ट शिप, इसमें भी 2500 मरीन्स हैं। तो 11 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट बॉक्सर में है और 31 मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट ये है त्रिपोली के अंदर है। इसके अलावा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जॉर्ज बुश को लाया जा रहा है, ठीक है। 2 धराशायी हो गए थे पहले आपके, जेराल्ड फोर्ड, वो तो काफी अच्छी चोट खाई है, उसको लगता है कि साल 1 लग जाएगा रिपेयर के लिए। और इसका मतलब ईरान ने हिट किया है, जितना मर्जी झूठ बोल लो आप, हिट किया है उसने। और उससे फिर एक नेवल वॉरफेयर में ही एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। पावर प्रोजेक्शन का मेन टूल है एयरक्राफ्ट कैरियर। अगर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर धराशायी होने लगे तो उनको बचाने में आप लगेंगे या वो पावर प्रोजेक्ट करेंगे?
अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी पे मतलब सवालिया निशान आ जाएगा ना साहब। ये तो ईरान है, चीन इससे कहीं ज्यादा ठोक सकता है। बिल्कुल। उसके कैरियर किलर मिसाइल्स हैं, डोंगफेंग 21D 2000 किलोमीटर की रेंज के ऊपर वो जो है वो कैरियर डुबो सकते। एक कैरियर डूब जाए 4 से 5 हजार अमेरिकी नौसैनिक गए शहीद, और डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल कैरियर खलास उस दिन, जिस दिन हिट हो जाए एयरक्राफ्ट कैरियर। तो इसके चलते उनको काफी दुविधा में है, सोच समझ रहे हैं। लेकिन मेरा अंदाज ये है कि उनको ही विल हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट, अपनी इज्जत बचाने के लिए। अब हूड़मती में बेवकूफ अननेसेसरी वॉर कर तो दी, सब कह रहे थे मत करो मत करो, वो नेतन्याहू साहब के कहने पे उन्होंने कर दी। नेतन्याहू साहब को मोसाद ने बोला था कि साहब 48 घंटे तख्ता पलट हो जाएगा, बस आप डिकैपिटेशन स्ट्राइक कर दो, खल्लास खल्लास खल्लास। अब 32 दिन हो गए साहब, 33वां दिन जा रहा है, और खलास क्या, वो हर रोज ठोक रहा है, हर रोज आपको टारगेट कर रहा है अमेरिका के बेसिस को। और इजराइल के अंदर हाइफा रिफाइनरी जल गई है साहब, और आपका जो दिमोना का न्यूक्लियर रिएक्टर साइट है उस पे भी हमले हुए हैं, तल अवीव पे हमले हुए हैं, जेरूसलम पे हमले हुए हैं। अब वो तो कल तो प्योर ड्रोन अटैक्स किए हैं, उसके साथ ड्रोन और मिसाइल के मिक्स वो दागे जा रहा है। उसने पहले दिन फायर किए थे 490 मिसाइल और कोई 1,500-2 हजार ड्रोन। फिर वो ये जो फायरिंग का रेट है वो डाउन हो गया है 30 से 60 मिसाइल प्रतिदिन, लेकिन वो चले जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो मिसाइल अब इस्तेमाल कर रहा है उनका निशाना बहुत सटीक है और वो नुकसान ज्यादा कर रहे हैं। हल्की मिसाइलें नहीं है वो सर। अब है उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल, खुर्रमशहर 4 और फतेह 2, उनको रोक पाना असंभव है, उनको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पा रहे। आयरन डोम शोम फेल हो रहा है, और वो हर जितने मिसाइल वो दाग रहे हैं तकरीबन वो हिट कर रहे हैं। पहले कह रहे थे 70-80% इंटरसेप्शन रेट है, अब तो कई दिन तो वो अनअपोज्ड गए। उन्होंने मतलब मिसाइल बचाने के लिए देखा टारगेट कहाँ जा रही है, सिविल रिहायशी इलाके जा रही, तो जाने दो, अपने लोगों को मरवाने कोई चारा क्या है ना साहब। सर लेकिन जो मैं बात कह रहा था आपसे कि क्या ये अंतिम प्रहार की तैयारी है सर, क्योंकि जिस तरीके से रिकलेक्शन इस वक्त अमेरिकी फोर्सेस की हो रही है, क्या आपको भी लगता है कि सर जैसे कि ट्रम्प साहब ने बोला जल्द से जल्द निकलना है हमको और ये अंतिम प्रहार करके हम वहां से खत्म कर देंगे ईरान को और जो अपना मोटिव है उसको अचीव कर लेंगे, निकल जाएंगे वहां से, या कोई दूसरी मजबूरी है सर उनकी? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप रैशनैलिटी पे जाते हैं, यानी अकल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये ग्राउंड ऑफेंसिव नहीं करेंगे। लेकिन अकल का इस्तेमाल प्रदर्शन कहाँ किया है उन्होंने आज तक? हुड़मती में इम्पल्स पे, इम्पल्स ड्रिवन एक्शन की चढ़ जाओ बाद में देखी जाएगी करना क्या है। ऐसा थोड़ी ना लड़ाइयाँ लड़ी जाती। बिफोर यू गो इन आपका एग्जिट प्लान, एग्जिट स्ट्रेटजी सब तैयार होता है, क्या क्या अचीव करना, और एम्स रोज बदली हो रहे हैं। बहरहाल आपका सवाल, लेट मी आंसर इट लाइक अ सोल्जर। ठीक है, मेरा अंदाज ये है कि 6 अप्रैल के आसपास ये लोग जो है ये सप्रेशन कैंपेन, यानी एयर अटैक्स और मिसाइल अटैक्स करेंगे भारी। ईरान की कोस्टलाइन पर अंडर डेप्थ में जो मिसाइल हैं, मिसाइल बैटरीज हैं, लॉन्चर्स हैं, उनको तबाह करने की कोशिश करेंगे। खासकर कोस्ट के साथ साथ जो शिपिंग के साथ इंटरफियर, जो शिपिंग के साथ इंटरफियर कर सकते हैं, ये मरीन ऑप्स, एम्फीबियस लैंडिंग्स के साथ इंटरफियर कर सकते हैं। कोई ये जो फेज है ये 2 दिन 4 दिन से लेके हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता तक जा सकता है, कि जब तक इनको लगे, जब तक उनको लगे ना कि हमने सप्रेस कर लिया, कि नहीं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस सीएड भी करेंगे, वो तो काफी हद तक हो ही चुका है, खलास कर दिया है, कोई खास एयर डिफेंस था भी नहीं। लेकिन अगर खबरें आ रही हैं कि S-400 दे दिया है रूस ने। बिल्कुल, S-400 तो जालिम चीज है, आपने देखा क्या उसने नुकसान किया था, क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। तो अगर वो आ गया है तो इनको तो 10 बार सोचना पड़ जाएगा। अगर S-400 वाकई में आ गया है, एक खबर थी Su-35 भी दे दिए हैं, अब ये तभी कंफर्म होगी जब उनका इस्तेमाल हमको दिखे।
शूट डाउन की रेट तो बढ़ गया है, लेकिन S-400 से मेरे को तो ज्यादा अंदेशा था कि ज्यादा शूट डाउन होगा। या तो दिए नहीं है या फिर इस्तेमाल नहीं किए हैं, वेट कर रहे हो सर या वो, हाँ, कि वो भी बड़ा अटैक करें तो हम उसको कंजर्व कर रहे हैं कि जब मेन अटैक चालू हो, सप्रेशन कैंपेन, तो हम फायर खोलेंगे। सर और उसके पश्चात एक बारी सप्रेशन कैंपेन हो जाए तो फिर वो मरीन लैंडिंग की कोशिश करेंगे। कहाँ करेंगे? खर्ग लगा रखा है, रट लगा रखी है खर्ग आइलैंड की। इतना एडवर्टाइज कर दिया है कि अभी कोई गधा भी हो तो वो वहां पे हमला करना मुश्किल कर देगा। नेचुरली उसको रीइंफोर्स करेगा, वहां पे ड्रोन भेजेगा, मिसाइल भेजेगा, रॉकेट लॉन्चर भेजेगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भेजेगा और तबाही करने की कोशिश करेगा जब आप लैंडिंग कर रहे हैं। वो टिल्ट रोटर से लैंड करना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से। एक हेलीकॉप्टर में 24 बंदे, शोल्डर फायर मिसाइल लगाओ, एक हेलीकॉप्टर डाउन, 24 मरीन डाउन, खत्म, खलास, बचने का कोई चांस नहीं। ठीक है, क्योंकि स्लो मूविंग टारगेट भी सर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत स्लो मूविंग टारगेट है हेलीकॉप्टर यार। उसको आप शोल्डर फायर्ड मिसाइल से ठोक दो तो वो गिरेगा। अब देखना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सप्रेशन में कितना कामयाब रहता है, कितना नहीं रहता। रूस कह रहे हैं मदद कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक सप्रेशन को काउंटर करने में, ECCM जो मेजर्स हैं उसके लिए। चीन मदद कर रहा है इनकी बेदियाओ सैटेलाइट से, जो कि एक्यूरेसी बहुत बढ़ा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खर्ग को लेंगे, वो पहले लेंगे जो 4 आइलैंड जो मुहाने के मुंह पे हैं। ये कौन से हैं? छोटा खुम्ब, बड़ा खुम्ब और अबू मूसा और लड़ाक आइलैंड। ये 4 मतलब इजीली एक्सेस हो सकते हैं। बाकी के लिए जो एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप्स हैं, उनके एडमिरल वाइटाकर, पुराने नेवी चीफ, ने बोला साहब वो गल्फ के अंदर घुसने पड़ेंगे। अंदर घुसेंगे तो दोनों तरफ से जब तक सप्रेशन नहीं हो गई टोटल, वो आप जहाज आपके गर्क हो जाएंगे, कई सारे जहाज। इतना आसान होने वाला नहीं है वो सब। इतना मतलब कह देना बड़ा आसान है, करके दिखाना काफी मुश्किल है। इजराइल ने बोल दिया साहब हम ग्राउंड ऑफेंसिव में शामिल नहीं होंगे, आपने जो करना है ईरान के खिलाफ आप अकेले करो साहब, मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं लेबनान में। देखिए कोई 4 लाख की फौज कह रहे हैं उन्होंने लगा दी है लेबनान के अंदर, और बिल्कुल आने नहीं दे रहे खबर बाहर, लेकिन अच्छा खासा नुकसान हुआ है। कर्नल डेविस, डैनियल डेविस ने, रिटायर्ड कर्नल हैं, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, उनकी यूट्यूब चैनल पे उन्होंने कहा है कि साहब ये एक 162 इन्फेंट्री डिवीजन इजराइल की जो हमला कर रही थी लेबनान में, कोस्ट रोड पे मेरकावा टैंक्स लेके जा रही थी, वो एम्बुश हो गई, जैसे LTT करती थी ना, उन्होंने बड़ा भारी। देखिए वो जमीन पे वो कितने सालों से, बिल्कुल वो पूरी जमीन शेप कर दी है, IED लगा रखी हैं, माइन लगा रखे हैं, ठीक है, और एम्बुश पॉइंट बना के बैठे हैं, सुरंगे हैं, मार के सुरंगों में छुप जाते हैं, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का बड़ा बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। कि वो बुलबुलैया है जिसको न तो वो जानते हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, खबर तो ये है कि उन्होंने जो एम्बुश किया उसमें कोई 50 मेरकावा टैंक बर्बाद कर दिए और 300 इजरायलियों के घायल या मारे जाने की खबर है जो छुपाई जा रही है। 10 हेलीकॉप्टर कर्नल डेविस कह रहे हैं कि वहां से कैजुअलिटीज लेके आ रहे थे, 10 हेलीकॉप्टर। इसका मतलब कैजुअलिटीज अच्छी खासी हुई है। अब वो सेंसरशिप है, छुपा रहे हैं, सब लोग छुपाते हैं लड़ाई के दौरान, कौन बताता है हमारा कितना नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान हो रहा है सर। चूंकि आप जैसा बता रहे हैं कि 6 तारीख के आसपास ये सर सप्रेशन शुरू हो सकता है, ईरान ने उससे पहले सर मिडल ईस्ट में एक बहुत बड़ा बयान दिया है, जितनी अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको अल्टीमेटम दे दिया है कि आज रात तक आप खाली कर दीजिए, नहीं तो अपने सामान के खुद जिम्मेदार होंगे। जो हमारे यहाँ कहावत है ना, सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है। क्लियर कट मैसेज दे दिया है उनको कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल शैपल जो भी कंपनियां वहां वो भरी पड़ी हैं, टेस्ला, ये तो एक हेवन थी, बिजनेस हेवन थी, सबसे सिक्योर जगह, टैक्स फ्री हेवन आपकी दुबई, आपका ये सब, वहां तो सारी कंपनियों के हेडक्वार्टर हैं, जो भी बड़ी जायंट्स हैं, IT जायंट्स, इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स वगैरह जो हैं वो सब वहां पे हैं। उन्होंने कहा साहब अब हम आपके वो
ठोकने शुरू करेंगे। सारे बेसिस ठोके हैं अमेरिकन के। कई जगह तो अमेरिकन बेस छोड़ के होटलों में चले गए और होटलों को भी टारगेट करने और कह रहे हैं हम तो अब होटलों में भी मारेंगे, हमको मालूम है कौन से होटल में गए हो, 5 स्टार में बैठ के ठहरे हो, जाके वहां भी हम ठोकेंगे। नुकसान तो काफी किया है साहब, छुपाया जा रहा है, लेकिन कब तक छुपाओगे? लेकिन सर आपको लगता है ना कि सर ईरान भी कहीं ना कहीं बेलगाम घोड़ा हो गया, जिसकी कमान अब किसी के हाथ में नहीं है सर, बस वो भी अब लड़ाई करे जा रहा है, लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, अब जैसे वो तैसा करने की नीति उसने अपना ली है सर। नहीं तो उसके पास आपने चॉइस क्या छोड़ी? वो तो मतलब सर्वाइवल, लाइफ एंड डेथ बैटल फाइट कर रहा है ना साहब। आप किसी चूहे को भी एक कोने में घुसेड़ दो तो वो मुड़ के दांत दिखा देता है बाहर। जिंदगी मौत का सवाल है साहब, तो वो तो लड़ रहा है। और मैंने तो डे 1 से कहा था कि साहब आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिलिट्री। अगर इक्वेशन को समझें तो उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर का तरीका अच्छा अपनाया है। हॉर्मुज स्ट्रेट को पकड़ के दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को हॉस्टेज बना दिया, पकड़ लिया सर, एनर्जी लाइफलाइन पकड़ ली है उसने, और आप छुड़ा नहीं सकते साहब। छुड़ाओगे तो आपको बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये 10,000 15 20,000 ट्रूप से कख नहीं होगा साहब। जब इराक पे हमला किया था 7.5 लाख ट्रूप्स लगाए थे साहब, तब जाके इराक पे कब्जा हुआ था, जो कि 1/4 छोटा है ईरान से। और यहाँ पूरा क्या कहते हैं, पहाड़ी इलाका है, एल्बर्स माउंटेन, जागरोस माउंटेन, पहाड़ों में लड़ना तो खाट खड़ी हो जाती है साहब। हमें मालूम है ना लद्दाख में हाल होता है, अगर हमला करना पड़े तो ये वो 1:10 रेशियो चाहिए। बिल्कुल। तो आपको कम सर कहीं ना कहीं पहाड़ी जो पहाड़ पे रहते जो पहाड़ के ऊपर बैठा वो तो पत्थर भी मारे तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी यार। अब बात क्या कर रहे हो? हमको लड़ाई का तजुर्बा जितना पहाड़ों का भारत को है उतना किसी और देश को नहीं। ठीक है, ये बुरे हाल कर देंगे। आप समझते हो कि आप आसानी से छूट जाओगे घोड़े पे चढ़ के कि मेरी इंट्यूशन कहती है? भाई फौजी इंट्यूशन लड़के आती। जो कमांडर बार बार लड़ाई के मैदान में जाते हैं, हम नेतन्याहू ये कहें तो ठीक है, प्रॉब्लम ये है उनकी भी इंट्यूशन बिल्कुल फेल हो गई। वो अच्छे खासे लड़ाके हैं यार, वो कमांडो है, लड़ चुका है, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल उल्टा बैठा है। मतलब ईरान ने हर मोर्चे पर कहीं ना कहीं, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, या कोई भी दुश्मन वो भी हमले कर रहा है, सबको चौंकाया है सर। हर मामले में देखा जाए तो चौंका दिया है साहब, क्योंकि देखिए सीधी बात यह है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है। उसको मालूम है कि मैं अमेरिका की फौज, इजराइल की फौज, एयरफोर्स को हरा नहीं सकता, नेवी को हरा नहीं सकता, तो वो ट्राई भी नहीं कर रहा। वो इकोनॉमिक वॉरफेयर वेज कर रहा है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर लड़ रहा है। आपकी इकोनॉमिक टारगेट्स को धो दिया है उसने, और नुकसान दुनिया का हो रहा है साहब। अब दुनिया दबाव डालेगी डोनाल्ड ट्रंप पे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो ट्वीट कर दिया कि भैया मैं कोई तेल नहीं ले रहा गल्फ से, आप लोग मेरी मदद के लिए नहीं। और फ्रांस ने एयर फ्लाइट बंद कर दी, उनकी ओवर फ्लाइट, स्पेन ने बंद कर दी, इटली ने एयर स्पेस देने से मना कर दिया, साफ मना, गेट लॉस्ट। स्पेन ने भी सर बिल्कुल क्लियर कट, स्पेन ने भी क्लियर कट बोल दिया है, गेट लॉस्ट। आपने हमसे पूछ के लड़ाई करी? बिल्कुल। घोड़े पे चढ़ के आप तो चढ़ गए नेतन्याहू के बोलने पे, अब आप और नेतन्याहू करो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ा खींच के बोला कि भी मेरा तो कोई तेल नहीं आता गल्फ से, मेरे पास तो खूब तेल है, आपको तेल चाहिए मेरे से खरीद लो, लेकिन गल्फ आप खुद खोल लो, यहां तक बोल दिया। वो कहते हैं ना आसान है, गल्फ किसने बंद कराई? आपने हमला करके बंद कराई ना। उसके पहले तो अच्छा ट्रैफिक, 150 जहाज प्रतिदिन, 160 जहाज प्रतिदिन के जा रहे थे, 200 तक जहाज जा रहे थे डेली। ठीक है, लाखों बैरल ऑयल डेली जा रहा था। आपने लड़ाई करके बेवकूफ अननेसेसरी वॉर ऑफ चॉइस करके आपने दुनिया की खाट खड़ी कर दी, बिल्कुल शामिल भारत की। अब साहब हमको तो अपना नफा नुकसान देखना है ना साहब, कि हम डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी महिमा मंडन करेंगे, वाह वाह डोनाल्ड ट्रंप क्या मारा क्या मारा। अरे रहने दो यार, है? और ना हमारी अच्छी खासी दोस्ती है इजराइल से, लेकिन अब इजराइल को भी सोचना पड़ेगा कि साहब आप भारत के चोट लगा रहे। 50% हमारा तेल गल्फ से आता है, 60% गैस गल्फ से आती है, 30% फर्टिलाइजर गल्फ से आता है। वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी आपने उसको तो खत्म कर दिया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन किस पे मुनस्सर है? आपके यूरिया पे, आपके अमोनिया नाइट्रेट के ऊपर। वो आपने बंद करा दिया 30%।
और अभी बोने का सीजन है हम्म, भारत में, पाकिस्तान में, पूरे एशिया में, पूरी दुनिया में, अफ्रीका में। अगले साल आपको भुखमरी मिलेगी। बिल्कुल। ये जो बेचारे कमजोर देश हैं वहां भुखमरी हो रही है। अरे भारत के पास तो अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन हम उस स्टॉक में से कोविड के दौरान खर्चा बिल्कुल। किया, दे रहे हैं, अभी भी लोगों को खिला रहे हैं, मुफ्ती का राशन दे रहे हैं। तो लेकिन आगे चल के साहब किसी का ये कह देना कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, मतलब दैट इज गुड, कह देना अच्छा है, लेकिन अगर ये चलता रहा, अंदरूनी हकीकत तो सर कुछ और ही है ना, लेकिन नहीं, हकीकत ये है कि आपको नुकसान हो के रहेगा साहब। बिल्कुल। देखिए तेल की कीमत जो आप 50-60 डॉलर प्रति बैरल ले रहे थे, अब आप 148 डॉलर प्रति बैरल ले रहे हो। आपके फॉरेन एक्सचेंज हर महीने 20-30 अरब से कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जब तक चलोगे नुकसान उठाओगे। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, बिल्कुल है, लेकिन वो खत्म करोगे तो दोबारा बनाना भी तो पड़ेगा। You see, वो तो टेम्पररी एक है ना कि मैंने सर, साहब इसमें हमने देखा है कि 32-33वां दिन सर अब होने जा रहा है। इस दौरान हमने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं या उनके जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, कितने ब्लफ किए सर उन्होंने, कितने झूठ बोले, सबने दे हर दिन नए नए बयान सामने आते रहे और अपने आप को ही काउंटर करते रहे। क्या अभी भी सर आपको लगता है कि जो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मुझे जल्द से जल्द निकलना है, भरोसे लायक है सर ये बयान उनका? देखिए वो कहते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी फोरकास्टिंग में सिंगल इवेंट प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। सिंगल इवेंट प्रिडिक्शन क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाएंगे? यस नो। सिंगल इवेंट बड़ा मुश्किल है। पैटर्न अगर आप पकड़ें डोनाल्ड ट्रंप का तो फिर प्रिडिक्शन थोड़ा आसान हो जाती है, मतलब लॉजिकल हो जाती है। पैटर्न क्या है? पिछले साल जून में ईरान से बातचीत का ढकोसला किया और हमला कर दिया बातचीत के दौरान। इस साल फिर यही किया ड्रामा, बातचीत करी, बोला साहब आ गई है सोल्यूशन, ईरान मान गया है। ये इन्होंने नहीं कहा, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा, जो मध्यस्थता कर रहा था कि भाई डील तो हमको आ ही गई थी। वो डील आ गई, इन्होंने हमला कर दिया साहब। और अब कह रहे हैं कि हम अपने कमांडो भेज के वो 450 किलोग्राम एनरिच यूरेनियम छीनेंगे। ईरान ने कहा था मैं दे दूंगा, IAEA को दे दूंगा, तो नहीं, मैं हमला किया फिर भी, क्योंकि हमला करने का प्लान था, बातचीत तो ड्रामा था। खुद छीनना चाहते थे ना, खुद छीनना चाहते थे कि मैं तो तेल, बीच में बोल भी रहे, मेरे को तो तेल चाहिए ईरान का, वेनेजुला का, मेरे बाप का राज है, जहां का तेल चाहिए मैं ले लूंगा। बिल्कुल, तो लेके दिखा दो ना साहब, क्योंकि आप ले नहीं पाएंगे, आप सारा तेल वहां का फुकवा देंगे। और 20% तेल अगर दुनिया का फूक जाए, बिल्कुल, तो क्या समझते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी तबाही नहीं होगी? बंटाधार बैठ जाएगा। बंटाधार तो शुरू हो गया है। और आप कह रहे कि साहब मरे दुनिया, मेरा क्या जाता है, मैं जो मर्जी आए करूंगा। आप शराबी हैं क्या है? नहीं, ये तो पागलपना है। दिस इज मैडनेस। आपने हूड़मती में शुरू किया, कोई एम स्ट्रेटेजिक आपका क्लियर नहीं था। भाई आर्म्ड फोर्सेस भी बोलते हैं अपनी सरकार से, साहब बताओ चाहिए क्या, एंड स्टेट क्या चाहिए, एंड रिजल्ट क्या चाहिए आपको, व्हाट इज द एंड स्टेट? वो आप डिफाइन नहीं कर सकते। कभी तेल चाहिए, कभी न्यूक्लियर को बंद करना है, कभी न्यूक्लियर तो वो आपको टॉक्स में दे रहा था, बिल्कुल। इट वाज टोटल अननेसेसरी वॉर। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, एक तो उन्होंने हैबिट बना ली है कि डिसेप्शन मैं खुद करूंगा, कि मैं डिसीव करूंगा, मैं ही बेवकूफ बनाऊं सबको बेवकूफ मैं बनाऊंगा, कभी बयान पलटी करके कि डोनाल्ड ट्रंप इज अनप्रेडिक्टेबल। अरे साहब, ये आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाएं तो फिर आपका विश्वास कौन करे? बिल्कुल। और एक देश के जो टॉप लीडरशिप है, इट कांट अफोर्ड टू बिकम अनरिलायबल एंड टॉक थिंग्स विच आर आज कुछ कल कुछ परसों कुछ, गिरगिट की तरह रंग थोड़ी ना बदल सकते। आप पे विश्वास कौन करेगा? अभी ईरान ने भी बोल दिया कि हमने प्रपोजल जो पाकिस्तान ने आगे किया हमने देख लिया साहब, नॉन स्टार्टर है, जवाब देने लायक भी नहीं है। हमने जवाब में फिर भी 5 पॉइंट दे दी, मुआवजा भरो। सर इसमें एक चीज और बयान आए थे, हमने देखा था कि जैसे कि ट्रंप साहब लगातार कह रहे थे कि हम जल्द से निकलना चाहते हैं। इजराइल के ही जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू सर, उनका बयान आया था कि कल ही हमने सुना था कि हमें नहीं पता कि ये लड़ाई कब खत्म होगी, हमें अंतिम तारीख का कोई अता पता नहीं है। वो तो सर बिल्कुल
तैयार बैठे उन्होंने हैं। ये भी कह दिया कि हाफवे है। देखिए, हाँ। इजराइल का फलसफा बिल्कुल सीधा है। वो चाहते हैं ईरान की डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल। कि टुकड़े टुकड़े हो जाए, कुर्द एरिया अलग हो जाए, बलूच एरिया अलग हो जाए, अजेरी एरिया अलग हो जाए, ईरान में रिजीम को तख्ता पलट कर दिया जाए, गदर कर दिया जाए। जैसे लिबिया का हाल हुआ है वैसे ईरान का हाल किया जाए। आप कह रहे हैं कि हमको धमकी दे रहा था ईरान कि हम डिस्ट्रॉय कर देंगे इजराइल को। वो तो धमकी दे रहा था ना साहब, आप तो असली में कर रहे हैं। कर रहे हो। आप तो असली में कर रहे हैं, और वो भी कहाँ, अगर वो जायज नहीं है, ये भी 2004 5 6 हजार साल पुराना मुल्क है यार। आप उसको बोलो कि हम तो जो मर्जी नेशन स्टेट को डिस्ट्रॉय कर दें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलके, तो फिर खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए बजनी शुरू हो जाती है। खतरा क्या है? वेनेजुला ले लिया, ईरान हमला कर दिया, क्यूबा पे हमले की तैयारी हो रही है, ग्रीनलैंड को हमले की बात कर रहे हैं कि वहाँ रेयर अर्थ है, मेरे को चाहिए, मैं ले लूंगा। ठीक है, कनाडा को 51st स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। साहब ये कब तक चलेगा? मतलब आप तो दुनिया को उपनिवेश काल के युग में जो कि कॉलोनियलिज्म की ईरा में आप धकेल रहे हैं। ठीक है, और क्या दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी? बिल्कुल। कि हम मतलब मसल देंगे हम आपके आपके अमेरिकन बूट के नीचे? सर हमने ये भी देखा है कि जो उनके मार्को रूबियो हैं, विदेश मंत्री हैं उनके, कल बयान आया सर उनका, हम नेटो को दोबारा से रीएग्जामिन करेंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने इशारा दे दिया कि जिस तरीके से नेटो का अभी रोल रहा है इस पूरी लड़ाई में, वो उम्मीद कर रहे थे कि हमारा साथ देंगे, लेकिन नेटो देशों ने क्लियर कट कह दिया कि सर हम इसमें नहीं पड़ेंगे। अब क्या आपको लग रहा है कि सर नेटो खत्म हो जाएगा या उसको दोबारा से अमेरिका रिबिल्ड करने का प्रयास करेगा कि जो देश उसके साथ आएंगे हम उनको उसमें रखेंगे? देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब पैटर्न ऑफ बिहेवियर दिखाया। जो मेरा दोस्त है सबसे ज्यादा लात मैं उनको मारूंगा, सबसे ज्यादा नुकसान उनका करूंगा। टैरिफ वॉर में जापान, साउथ कोरिया, भारतवर्ष सबसे ज्यादा नुकसान इनके करने की कोशिश करी। 50% टैरिफ हम पे लगाया, हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। चीन पे नहीं लगाया उतना जितना हम पे लगा दिया। तो हम आपके दोस्त हैं या दुश्मन है? मतलब ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन भले। बिल्कुल। दुनिया को तो ये फैसला करना। यूरोप के जो लात मारी है, तबाही कर दी है यूरोप की। पहले उसको जो बाइडेन ने मजबूर किया यूरोप को कि रूस से तेल नहीं लोगे, गैस नहीं लोगे, वो सबसे नजदीक है। पास में है। जैसे हमारे लिए ईरान सबसे नजदीक था, मैक्सिमम तेल हमारा ईरान से आ रहा था। अब इन्होंने भी साहब वो जो यूरोप का पहले तेल बंद कराया रूस से, बोला, तो उन्होंने बोला साहब हमको ये ज्यादा नजदीक, मेरे से लो, 5 गुना ज्यादा दाम पे दूंगा, मेरे को मुनाफा चाहिए। बोले साहब हमको भी तो जीना है। बिल्कुल। तो हमारा जो गल्फ का तेल है वो ज्यादा नजदीक पड़ता है। अब उनसे बगैर पूछे आपने गल्फ में लगा दी आग, वहां का तेल भी बंद, रूस का तेल भी बंद, तो वो क्या करेंगे साहब? अभी तो ठंड नहीं असली आई है, जहाँ पे कि हर घर में हीटिंग चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, गैस चाहिए, नेचुरल गैस पे वो काम कर रहे हैं सारा। ठीक है, उनकी तो तबाही कर दी है आपने ना साहब। आपको मतलब कोई फिक्र नहीं। वो लोगों ने बोला साहब पूरी दुनिया में रिसेशन आने वाली है, तो कहता है आई डोंट केयर। तो अगर आपका ये रवैया है, फिर दुनिया को केयर करना पड़ेगा ना यार। अगर हमारी तबाही हो रही है, वी विल हैव टू केयर। और हमको बोलना पड़ेगा अपने दोस्त इजराइल को, भाई आप तो हमारे दोस्त हैं, आप हम पे क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं? सर आपको लगता है कि वो सर अभी एक चैनल खुला हुआ है कि इजराइल, क्योंकि भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं सर इजराइल के साथ, बहुत, और इजराइल कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ मिलकर दोनों के कारण से ये हॉर्मुज बंद हुआ है सर। आपको लगता है कि ईरान शायद एक स्टेप उठाए भारत के लिए कि भाई भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, या ऐसा कोई आगे चल के कोई रास्ता निकाल के दे कि नहीं आपको जो एनर्जी लॉस हो रहे हैं या और भी दिक्कतें आ रही हैं उसको हम थोड़ा सा नैरो डाउन कर सकें या कम करवा सकें? आपको लगता है कि इजराइल कुछ ऐसा स्टेप उठा सकता है आगे चल के? नहीं किया तो था ना उसने। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी पेजेश्कियान साहब, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, उन्होंने हमारे 4 जहाज छोड़ दिए और कह रहे हैं 2 और छोड़ दें, लेकिन वो कह रहे हैं केस बाई केस बेसिस पे छोड़ेंगे, यानी ओपन फ्री पैसेज अभी तक नहीं मिली है। पाकिस्तान ने जब मध्यस्थता करी तो पाकिस्तान के 10 जहाज छोड़ दिए, जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मेरे को तोहफा दिया है ईरान ने, ये किया वो किया। आपको थोड़ी ना दिया, उसने पाकिस्तान के जहाज छोड़ दिए कि हाँ भाई तू हमारे लिए सोच रहा है, कर रहा है।
मैं तो शुरू से कह रहा था कि साहब ये मध्यस्थता हमको करनी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं उसी सवाल पे आने वाला था, क्योंकि भारत के लिए सर बड़ा चिंता का सबब है कि पाकिस्तान जैसा देश जो 3 महीना 13 में कटोरा लेके सर हर जगह खड़ा रहता है, वो अगर मध्यस्थता कर रहा है तो कहीं ना कहीं सर भारत के लिए बड़ा सोचने वाला। अब मुझे समझ नहीं आई साहब कि मैं अब सैनिक हूँ, मैं डिप्लोमेट नहीं। मैंने तो सोचा था कि भारत के अच्छे रिश्ते हैं इजराइल से, ईरान से, अमेरिका के साथ भी हम संबंध अच्छे कर रहे हैं। तो तीनों लड़ने वालों के साथ संबंध आपके अच्छे हैं, आप ब्रिक्स के प्रेसिडेंट हैं, आपका दायित्व बनता है कि आप थर्ड वर्ल्ड की आवाज उठाएं और आप मध्यस्थता करें, लड़ाई रोकने की कोशिश करें। अरे और कुछ नहीं होता, आपके 4 के बदले 10-20 जहाज छोड़ देता कि भाई हाँ ये मेरे लिए भी सोच रहे। उसने पाकिस्तान के छोड़ दिए 10 जहाज, आपके 4 छोड़े तो पाकिस्तान के 10 छोड़े, तो फायदा पाकिस्तान ने उठा लिया और किया, सिरस्वा नहीं किया। क्योंकि पाकिस्तान की जो सरेंडर टर्म्स उसने पहुंचा दी पाकिस्तान ने ईरान को, ईरान भी चिढ़ गया है, वो बंद कर देगा ये जो इनको तेल तूल मिल रहा था। तो आप कर सकते थे ये, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने बोला कि भारत इज नॉट अ ब्रोकर नेशन, हम कोई नहीं करते। अरे साहब हम यूक्रेन में तो गए थे मध्यस्थता करने, वहां कराई थी सर बैठ के आपने, वहां पे हम ब्रोकर कर रहे थे, हमने कोशिश करी, वो दोनों से मिले, बिल्कुल पुतिन से मिले और उसको भी जप्फी मारी जाके जेलेंस्की को, ठीक है। और वहां अगर हम मध्यस्थता कर सकते थे तो ये तो हमारे नजदीक पिछवाड़े में, और आग हमारे पिछवाड़े में भी लगा दी, ठीक है। बुरे हाल हो गए हमारी इकोनॉमी के, हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्द से जल्द खत्म हो। सर आपको लगता है कि शायद भारत से कहीं ना कहीं एक बड़ी मिस्टेक हुई है इस मामले में, कि जो हम फायदा उठा सकते थे, क्योंकि सर अमेरिका से अच्छे संबंध, इजराइल से अच्छे संबंध, ईरान से अच्छे संबंध, उससे अच्छा मीडिएटर शायद कोई बन ही नहीं सकता था, क्योंकि भारत के साथ सबसे संबंध अच्छे थे। भारत ने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस कर दी है सर, और लॉस कर लिया कहीं ज्यादा अपना। नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल सोच हमारी डिप्लोमेटिक गलियारों में ये थी कि साहब कोई चांस नहीं है सक्सेस की, तो करना ही बेकार है, क्योंकि ये तो आंखों में खून उतरा हुआ है, ये तो लड़े मरे जा रहे हैं, थोड़ा लड़ मर के थकेंगे तब टाइम होगा। तब तक पाकिस्तान ने पहल कर दी, ठीक है। अब पाकिस्तान की पहल तो मुझे तो टोटल नॉन स्टार्टर फ्रॉम द वर्ल्ड गो। या सर कहीं ऐसा लगता है और नॉट ओनली दैट, एक और खतरा है कि अब ईरान सोच रहा है कि ये तो हमारा बेवकूफ बनाने के प्लान में शामिल, कि भाई तीसरी बार भी अपना गार्ड डाउन करें, ये लोग क्या कहते हैं, निश्चिंत होके बैठ जाएं कि भी पीस टॉक हो रही है, और वो धोखे से फिर तीसरा हमला करे, तीसरी बार धोखा दे। अब वो बोले ना, एक ईरान के बोल रहे थे स्कॉलर कि भाई एक बारी तुमने बेवकूफ बनाया मेरी गलती, दूसरी बारी बेवकूफ बनाया तो फिर नहीं तुम्हारी गलती, दूसरी बारी मेरी गलती, और तीसरी बारी अगर बेवकूफ बना दिया तो साहब डिजास्टर है ये तो, बिल्कुल, ठीक है। तो पाकिस्तान का तो अब मेरे ख्याल ईरान को लग रहा है कि साहब ये तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पे नाच के हमको बहकाने की कोशिश थी, पीस टॉक की कोई कोशिश नहीं थी, मतलब डबल क्रॉस और ये क्या कहते हैं डिसेप्शन प्लान, डोनाल्ड ट्रंप का डिसेप्शन प्लान कि इनको फिर आश्वस्त करो कि नहीं नहीं पीस टॉक हो रही है, नहीं नहीं मैं बंद करना चाहता हूँ। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं जो कि स्टॉक मार्केट्स में ब्लड बात हो रहा है उसको रोकने, उनको बड़ा फिक्र है एज ए बिजनेसमैन कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है साहब। स्टॉक मार्केट में तबाही हो गई है पूरी दुनिया में, यूरोप, एशिया, अमेरिका, इंडिया में सर कितना नुकसान, इंडिया में अरे हम जैसे रिटायर्ड लोग जो अपनी पेंशन लगा रखी थी, पैसा ऐसा लगा रखा था म्यूचुअल फंड में, तबाही हो गई है, सब डाउन आ गया सर, सब डाउन हो गया है, सारा जो था वो तो अब भुगतना तो पड़ रहा है ना साहब। अब बोले कि नहीं साहब हम बड़े तगड़े हैं, कुछ नहीं होगा, अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस, हमने कोविड को भी झेला, अच्छी तरह से मैनेज किया, इसको भी करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा मतलब अब जितनी देर लड़ाई चलेगी हो रहा है, और हमको इजराइल को बोलना पड़ेगा, अबे तू हमारा दोस्त है यार, तू तो सुन ले, तू तो बंद करा सबसे ज्यादा, क्योंकि इस वक्त जो एग्रेसिव है इजराइल है, वो इजराइल है।
इजराइल को लग रहा है कि भाई मेरा जिंदगी मौत की लड़ाई हो रही, पहले खबरें केवल ईरान की था, अब इजराइल भी उस हालत में है। और अगर जिंदगी मौत की लड़ाई में ये लोग लॉक इन हो गए तो फिर ऑफ रैम्प तो है ही नहीं, क्योंकि जो भी बातचीत के लिए निकलता है इजराइल उसे मार डालता बिल्कुल है। ये पेजेश्कियान के वो लारा जानी, उसके जानी। वो बड़ा नेगोशिएटर है ईरान का, कई बारी उसने नेगोशिएट किया, वो बिल्कुल। नेगोशिएट करता, उसको मार डालने का मतलब नहीं, कुछ समझ नहीं आया कि हम हर किसी को मार डाल सकते हैं। तो क्या आप लड़ाई जीत रहे हैं? मर्डर कर करके आपने खमैनी मार दिया, उसकी बेगम भी मार दी, बच्ची भी मार दी, उसका ये सब मार दिया, क्या लड़ाई बंद हुई? 48 टॉप कमांडर और मार पसंद दिए, कर लिया है। क्या लड़ाई बंद हुई? उल्टा और खूंखार हो गई, क्योंकि लोगों को लगता है अब ईरान को कि वी हैव नथिंग मोर टू लूज, बिल्कुल। इससे ज्यादा क्या कर लेंगे, हमारा क्या उखाड़ देंगे, अब तो लड़ जाओ, जितना नुकसान पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, बिल्कुल। ठीक है, और ताकि दुनिया की तबाही होती है तो फिर दुनिया को बोलो आगे रुकवाए। सर चूंकि हमने जब भारत का जिक्र कर रहे थे अभी, हम टॉक्स भारत ने नहीं की, आपको लगता है कि एक जो कहावत हमारे देश में बड़ी प्रचलित है, बहुत सटीक बैठती है, कुछ तो मजबूरी रही होंगी सनम, यूं ही भी बेवफा नहीं होता। भारत भी शायद इसी, कुछ तो मजबूरी भारत की भी रही नहीं, होगी सर। है, पक्की मजबूरियां हैं भाई। पहली चीज उनको लगी कि हम बोलेंगे क्या कोई हमारी सुनेगा इस वक्त, टाइमिंग का भी सवाल था ना कि क्या बिल्कुल। सुनने के मूड में है, बिल्कुल। क्या इतना थक गए हैं बॉक्सर की अब हमारी सुनेंगे, बाहें दर्द कर रही, ठीक है, तो वो वेट कर रहे थे कि शायद दर्द जब हो तब हम बातचीत करें तो कोई तुक बनेगा। लेकिन साहब तब तक आपको क्या कहते हैं पाकिस्तान ने क्या कहते हैं वो जल्दबाजी कर दी, दिखा दी इसके अंदर, और वो टॉक्स में घुस गए और पूरा श्रेय कि मेरे यहाँ पे आएंगे वाइस प्रेसिडेंट आएंगे जेडी वांस और मैं वेन्यू ऑफर करूंगा। लेकिन जब उन्होंने प्रपोजल आगे किया अमेरिका का, वो था कि आत्मसमर्पण करो ईरान, बिल्कुल। तो उनने बोला क्या पहले हराया है तो आत्मसमर्पण मांग रहे हो? सही बात। पहले हरा तो अंदर दिखा तो दो, आओ। अंदर तो आओ, भेजो अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड, हम भी देखें कितना नुकसान आप सह सकते हो। सर क्योंकि आप लगातार बूट्स ऑन ग्राउंड की बात करते रहे कि इतना आसान नहीं होने वाला है, आपको लग रहा है कि सर भरी मरीन कमांडोज आ रही हैं, स्पेशल यूनिट्स आ रही हैं, या एयरबोर्न करके भी अगर वो उनके कमांडोज को वहां उतारते भी हैं, भले खारगर आइलैंड कब्जा कर लिया, होल्ड कर पाएंगे सर, लगता है आपको? होल्ड कर पाएंगे? वो खर्ग आइलैंड 15 मील दूर है मेनलैंड से, मेनलैंड से तोपें भी फायर कर सकती हैं, मिसाइल ठोके जाएंगे लगातार, उनका अपना इलाका है, उन्होंने सारा तो वहाँ ग्रिड रेफरेंस नोट करके रखी होंगी, डिफेंसिव फायर टास्क उनके पास होंगे, आप बैठो वहाँ पे ट्रेंचें खोदो और वो ऊपर से मारेगा, ठीक है, और मारते जाएगा, आपको सप्लाई करना है, खाना देना है, हर रोज कोई 5-7 किलो का लोड हर बंदे के लिए, पानी शामिल, ड्रिंकिंग वाटर शामिल, वो आपको देना होगा, खाना पानी देना होगा, वुंडेड को निकालना होगा, ये वो करना होगा, कितनी देर आप करेंगे साहब? और दूसरी बात ये है कि खर्ग आइलैंड आपने पकड़ लिया, खर्ग आइलैंड में तेल कहाँ से पंप होता है? मेनलैंड से, उसको ऐसे 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 करके वो पाइप बंद कर देंगे, पकड़ लो खर्ग, जो है वहां पे उतना ले लो, बाकी तो कि पूरा ईरान का तेल कब्जा कर, अरे वहां से एक्सपोर्ट होता है मेरे भाई, ये तो कितने बच्चे को भी इतनी अकल है, नहीं होता उधर, रिफाइन शिफाइन नहीं होता ना, ऑयल फील्ड वहां पे, बिल्कुल, ऑयल फील्ड तो ईरान के अंदर है, वहां से पाइपलाइन से, क्योंकि जो वेरी लार्ज VLCC वेरी लार्ज क्रूड कैरियर वहां पे आ सकते हैं, गहरा पानी, तभी वो उनका जो शोर का पानी शैलो है, वहाँ बड़े जहाज नहीं जा सकते, इसलिए एक्सपोर्ट टर्मिनल है। तो वो समझा कि इसकी इकोनॉमी तबाह करने का, तो फिर वो ऐसा करे, उसने बोल दिया आप मेरी इकोनॉमी तबाह करो, मैं मिडिल ईस्ट के, गल्फ के हर एक देश की इकोनॉमी तबाह करके छोड़ूंगा, उनकी रिफाइनरी खत्म कर दूंगा, उनके गैस प्लांट खत्म कर दूंगा, गैस फील्ड खत्म कर दूंगा, और ज्यादा मेरे को तंग किया तो उनका जो पानी पीने का है वो भी खत्म कर दूंगा। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि कई गल्फ कंट्री 90%, कुवैत शुवैत 90% डिपेंडेंट है डिसैलिनेशन प्लांट पर पीने के पानी को लेकर। क्या त्राहिमाम होगा यार, वहां से तो भगदड़ शुरू हो जाएगी, जिसको जो किश्ती मिलेगी वो पकड़ के भैया भारत पहुंचेगा, पाकिस्तान पहुंचेगा,
सेंट्रल एशिया पहुंच जाए, क्योंकि पानी पीना है पानी साहब। पीने का है, बिल्कुल। पानी की कितने अगर कमी हो गई 20 घंटे 24 घंटे के आगे पानी के बगैर रह सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल बहुत बुरी हालत हो कितना जाएंगे। उपवास करोगे पानी का? इसी ये तो हमारा वहां पे 9 मिलियन का डायस्पोरा है भाई। उसकी सोचो, वो बगैर पानी के वो लोग उपवास करेंगे, निर्जल उपवास। क्या क्या रहे हो साहब? सर अब इस पूरे प्रोसेस में रशिया को आप कहाँ देखते हैं सर? चाइना को क्या आप देखते हैं? और भारत कहाँ खड़ा है सर? क्या रोल रहने वाला है सर? नहीं, भारत तो तटस्थ है, वो तो दिख रहा है, और होना भी चाहिए। वाई शुड वी टेक साइड जिसमें हमारा नुकसान हो? ठीक है ना साहब, हमारी सब जगह दोस्ती है, सब जगह एंगेजमेंट है, ओमनी डायरेक्शनल मल्टी डायरेक्शनल एंगेजमेंट है। तो वो पॉलिसी ठीक चल रही है, काम कर रही है। लेकिन अगर थोड़ा हम और एक्टिव इंटरेस्ट लेते तो शायद हमारे 4 जहाज के बदले 10-20 जहाज आ जाते, और वो भी एक एक जहाज का फर्क पड़ेगा, एक एक जहाज का फर्क पड़ेगा। वो कह रहा है आप दोस्त हो, मैं आपका जहाज नहीं रोकूंगा, लेकिन वो केस बाय केस पे कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के दिया। वो कहता कि साहब आपको वो फीस देनी होगी, हर जहाज को फीस मैं लूंगा, मेरी इकोनॉमिक तबाही कर दी है, मैं कमाऊंगा, मैं गल्फ पे कंट्रोल मेरा है, जरा लेके देख लो, रीएस्टैब्लिश कंट्रोल करके दिखा दो। अमेरिका के भी पहुंच के बाहर है, हॉर्मूज को कब जाना, हॉर्मूज को फ्री कराना वर्चुअली इम्पॉसिबल, और करने की कोशिश करोगे तो 2 लाख ट्रूप्स चाहिए होंगे 10-15 हजार से। मतलब इट इज लाफेबल, लाफेबल है साहब, कि मजाक कर रहे हो, गुदगुदी मत करो, लड़ना है तो लड़ो, नहीं तो रहने दो, तब दिखाएंगे आपको कि युद्ध क्या होता है। वो कह रहे हैं कि आ जाओ साहब, हम भी इसी के इंतजार में बैठे हैं, कोई 40 साल हमने भी इंतजार किया कब आओगे, और तैयारी की है, मिलिट्री तैयारी की है ना साहब, दैट इज द प्रॉब्लम। टेरेन उनकी, उसको वो शेप कर सकते हैं, अंडरग्राउंड टनल, अंडरग्राउंड शहर बना लिए, बिल्कुल मिसाइल सिटी बना रही है, मिसाइल सिटी बना रखी। तो रशिया को और चाइना, रशिया और चाइना बहुत इमदाद दे रहे हैं, इंटेलिजेंस दे रहे हैं, सैटेलाइट सपोर्ट दे रहे हैं, और कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं टारगेट्स के। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे 1 मीटर के अंदर वो ठोक रहा है अपने मिसाइल से। हथियार भी कुछ दिए हैं, लेकिन जितने देने चाहिए थे उतने नहीं दिए। अगर शुरू से S-400 रूस ने, चीन का S-300 फेल हो गया, टोटल फेल, वो तो हमने भी ऑप सिंदूर में ठोक दिया था, रगड़ दिया, बिल्कुल बेमायने सिद्ध हुआ था। तो ये मिसाइल दूसरी बार फेल हुआ है। अब शायद चीन अपने एडवांस मिसाइल नहीं देना चाहता, उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह लीक हो जाएगी, क्या वजह है, लेकिन ना उनने दिया, रूस नहीं कह रहे हैं कि अभी हाल में दिए हैं S-400, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है कि है कि नहीं है। ठीक है, अंदाज लगाया जा रहा था कि एकदम 3, 4, 5, 6 जो जहाज गिराए थे ईरान ने, शायद वो S-400 की वजह से थे, लेकिन कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है। तो वो क्या ये देंगे, क्या वो डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे? नहीं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो अगर देखते हैं कि भाई ईरान अब हार रहा है, कि मतलब डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो तब वो लोग हस्तक्षेप करेंगे। कैसे करेंगे? अपने जहाज भेज देंगे, अपने एयरक्राफ्ट भेज देंगे। तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होगा सर। नहीं, हम अपने एयरक्राफ्ट भेज देंगे, जहाज भेज देंगे, अब मारो। अगर हमारा जहाज गया तो हमसे युद्ध करना पड़ेगा। ओके, हमें आप क्या समझे, मजाक है? अब रूस के जहाज जाके बर्बाद कर दो, रूस कुछ नहीं करेगा। अब चीन के जहाज बर्बाद कर दो, चीन कुछ नहीं करेगा, उसके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। सर क्या आपको लगता है कि रूस और चाइना भी अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी उतर सकते हैं लड़ाई में? उतर सकते हैं, अगर ईरान की हालत खस्ता हो जाए तो। इससे भी खराब हालत, इससे भी खराब हालत हो जाए तब वो इंटरवीन। अभी खराब हालत क्या मतलब, खराब हालत है, बहुत मार खाई है, लेकिन लड़ रहा है खूंखार शेर की तरह, घायल शेर की तरह लड़े जा रहा है, और कोई अंत नहीं है। वो तो अगर 30 से 60 मिसाइल प्रतिदिन फायर करने हैं, और 200-300 ड्रोन प्रतिदिन फायर करने, तो वो तो महीनों कर सकता, कैपेबिलिटी है। सो मुझे तो जितना जल्दी ये लड़ाई खत्म होगी, दुनिया चैन की सांस लेगी, दुनिया की इकोनॉमिक तबाही रुकेगी,
नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू साहब ने दुनिया की इकोनॉमी का सत्यानाश कर दिया है। इस युद्ध में सर सबसे बड़ा खलनायक कौन है और महानायक कौन है सर आपके हिसाब से? नहीं, अब खलनायक वगैरह तो क्या, मतलब देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जिम्मेवारी है, सुपर पावर वो है, लड़ाई इट वाज अ वॉर ऑफ चॉइस। तो जो भी नतीजे इसके निकलते हैं भयानक, भयावह, ग्लोबल इकोनॉमी का सत्यानाश, I'm sorry, but you are responsible. और ईरान इज द अंडरडॉग, जिसको बोलते हैं ना कि सब लोग सोच रहे थे मसल देंगे, पीट जाएगा, हार जाएगा, खत्म हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अभी तक तो नहीं हुए। धुएं निकाल दिए। आपके वापस पलटवार हर रोज कर रहा है। जितनी दिन आप क्लेम करते हैं कि 90% मिसाइल डिस्ट्रॉयड है, 95% ड्रोन डिस्ट्रॉयड, उसी दिन रात को आपके ऊपर ड्रोन और मिसाइल फटते हैं। मतलब ये फिर दुनिया को भी लगता है कि आप बकवास कर रहे हैं। इट इज नॉट लिंक टू द ग्राउंड रियलिटी। आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं अपने आप को लुभाने के लिए। थोड़ी देर के बाद दुनिया का विश्वास उड़ जाएगा आपके क्लेम से। वियतनाम वॉर में भी ऐसा ही हुआ था। रोज क्लेम करते थे आज हमने लड़ाई जीत ली है, बस आज खत्म वियतनाम, बैटल सारी जीत ली, वॉर हार गए। यहाँ भी यही लग रहा है, बैटल्स आप चाहे जीत लो, बॉम्ब पहुंचा दो टारगेट के ऊपर, बट क्या पॉलिटिकल इफेक्ट आया कि नहीं आया? क्या रिजीम चेंज हुआ? सिरस्वा हुआ, उसका बेटा आ गया जो कि बाप से ज्यादा कट्टर। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल मेरा, अब जब आपने बोला है कि सर 6 अप्रैल को शायद ये सप्रेस कर सकते हैं, सप्रेशन कैंपेन शुरू कर सकते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर सर अटैक होंगे, अब अमेरिका कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो यूज करेगा सर? कौन कौन से बड़े बॉम्ब्स यूज करने वाला है जिससे कि वो डिस्ट्रॉय करेगा पूरे ईरान को सर? देखिए वो GBU सीरीज है, GBU 57, GBU 72, 2000 पाउंड के, 5000 पाउंड के, 30,000 पाउंड के सुपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स इस्तेमाल करेगा ये अंडरग्राउंड टारगेट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, जो कि मिसाइल बैटरीज वगैरह हैं अंडरग्राउंड उनको। और उसके लिए इसके B1 बॉम्बर, B2 बॉम्बर, B-52 बॉम्बर, ये बॉम्बर्स इस्तेमाल होंगे। फाइटर्स इसके F-35, F-18 हॉर्नेट और इजराइल F-15, F-16 चला रहा है। और ये लोग मिलके एयर ऑफेंसिव तो मिलके करेंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव अमेरिका को अकेले लड़ना होगा। इजराइल ने बोल दिया कि भाई हमारे पास नहीं है इतने स्पेयर ट्रूप्स कि हम लेबनान से भी ग्राउंड वॉर करें और आपके यहाँ भी लड़ें, और हमारे ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन्स, काम करने की शैली भी बिल्कुल अलग अलग है, तो हम आपके साथ नहीं कोऑपरेट कर सकते। मतलब अब महायुद्ध कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा सर इसको, है ना? एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ये मेरा अंदाज है। शुक्रिया सर बहुत बहुत, और पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। लगातार आप जानकारी हमको शेयर कर भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो आपकी प्रेडिक्शंस होती हैं सर कहीं ना कहीं बैंग ऑन बैठती हैं। और जैसा कि आप सर ने इस बार बताया कि 6 तारीख को बड़े हमले किए जाएंगे और तरह तरह के जो हथियारों का है वो मुजाहरा अमेरिका करेगा डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान को, लेकिन इतना आसान उनके लिए रहने वाला नहीं है। जो बात कह रहे हैं कि हर आइलैंड को कैप्चर करना है, अमेरिका अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करता है तो कहीं ना कहीं अपनी शामत को बुलाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर जंग कब आकर रुकेगी।